हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम कंप्लीट जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज नंबर 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों के द्वारा यह सीरीज काफ़ी ही पसंद किया जा रहा है और मैं भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि आप इस सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो साइंस से जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपको यह भी समझ पाएंगे कि आयोग किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। आप खुद देख रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो आप बस इस सीरीज को देखते जाइए। आपके सारे के सारे टॉपिक जो है मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। बस आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलती है। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा एक गूगल प्ले स्टोर पर जेएसएससी एजुकेशन के नेम से एक एप्लीकेशन है। इसे आप फ्री में डाउनलोड करके वहां पे फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपना रैंक वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडियन जीके, झारखंड जीके का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। सारे पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप 8809474880 पे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में माता के गर्भ में स्थित गर्भ को पालन किसके द्वारा होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड टू द फीटस इन द वॉर्म ऑफ मदर बाय, ऑप्शन में है प्लेसेंटा, यूटेरस, अमनियोटिक फ्लूइड और फाइब्रॉइड्स। तो इसका आंसर जो होगा प्लेसेंटा। क्या होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्यों होगा? तो सबसे पहले मैं प्लेसेंटा क्या है उसके बारे में बता दूं। तो प्लेसेंटा जो है यह एक प्रकार का ऑर्गन है जो जब कोई औरत या जो माँ है जब वो प्रेग्नेंट होती है उस समय इसका डेवलपमेंट होता है। किसका? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब होता है ये? प्रेगनेंसी के दौरान यह डेवलप होता है और इसके माध्यम से ही ऑक्सीजन, नरिशमेंट जो है बेबी को मिल पाता है और साथ ही साथ बेबी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है इसी प्लेसेंटा के माध्यम से वह बाहर भी आता है। ठीक है, अर्थात यह जो प्लेसेंटा है खाने नरिशमेंट वगैरह को पहुंचाने में भी मदद करता है और उसे बाहर निकालने में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेबी का उसे में भी मदद करता है। तो यह प्लेसेंटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है। इसके अलावा ये यूटेरस जो होता है, ये आप थैलियोनुमा जो देख रहे हैं जिसके अंतर्गत में ये बच्चा है उसे हम यूटेरस कहते हैं और इसी के अंतर्गत में ये प्लेसेंटा होता है और इसी के अंदर में अमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये जो अंदर में जो होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जो बच्चे को चोट वगैरह से बचाता है, उसको अच्छा से पोषण देता है, उसको सुरक्षा में यह मदद करता है और बच्चा उसमें बहुत ही उसको एक कंफर्टेबल फील होता है इस फ्लूइड्स के माध्यम से। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा का ये जो भाग देख सक रहे हैं इसे कर्भिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्भिक्स कहते हैं। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जब माता के गर्भ में होता है तो उसे पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक, उसके बाद ब्लैंक्स है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन, क्या ऑप्शन में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आप न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, पहला जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरा फोर्स को डिस्क्राइब करता है और तीसरा जो है न्यूटन थर्ड लॉ कहलाता है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे ब्लैंक्स पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, बराबर और विरुद्ध होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस परिभाषा के से डायरेक्ट देखिए परिभाषा से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। इतना बेसिक क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी आप हमारे वीडियो लेक्चर को कवर किए होंगे तो आप देखते हैं ये सब क्वेश्चन देखते ही चुटकी में हल होता होगा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अपने वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स में इस सब चीज़ को पढ़ाया हूँ ताकि और जितने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस में हो, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। और वो वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी लगेंगे आपको। यहाँ फिगर के माध्यम से भी देखिए कि ये दो बच्चा जब यहाँ पुशअप गेम खेल रहा है तो ये जब दोनों फोर्स लगाएगा तो इक्वल अपोजिट है। तो ये भी ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर, तो ये आपस में
ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा और ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो क्रिया है क्यों हो रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है इसके कारण। यहाँ फोर्स लगने के बाद जब धकेले एक दूसरे को तो ये बच्चा देखिए इधर गया और ये बच्चा इधर जा रहा है, क्यों? फोर्स के कारण, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगने के कारण। उसी प्रकार आप बेलून वगैरह देख सकते हैं, बेलून में आप हवा भर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, तो हवा जब पीछे की ओर जाएगा तो बेलून भी ऊपर की ओर जाएगा। वो इसलिए होता है कि जितना फोर्स इधर लगता है उतना ही फोर्स अपोजिट में उधर लगता है, ठीक है। हथौड़ी में भी आप देखिए जब हम ठोकते हैं तो जितना अंदर जितना अंदर कील अंदर जाता है उतना ही पीछे हमारा हथौड़ी भी इधर आता है, ठीक है। माथे में हम जैसे दीवार से टकरा जाते हैं जाते जाते अचानक से, तो हमें जितना चोट खुद को लगता है उतना ही चोट दीवार को ही लगता है, भले उसमें जान नहीं होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये होता है इसलिए क्योंकि नेचर में क्या है कि एवरी एक्शन के बराबर जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जिसे हम न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो गया, एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये तो होगा नहीं, डिफरेंट अपोजिट नहीं होगा, इक्वल एंड सेम भी नहीं होगा, अपोजिट एंड नेग्लिजिबल, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उत्पाद के रूप में इस गैस को मुक्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फोटोसिंथेसिस इसका आंसर जो है प्रोडक्ट के रूप में जो होता है क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये पेड़ हुआ, इसमें जब सनलाइट पड़ता है तो आपको मालूम है सनलाइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, और वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, ये सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और यहाँ पे बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, अर्थात C6H12O6 प्लस O2, ये प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पूछा जा रहा है गैस, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उत्पाद के रूप में किस गैस मुक्त किया जाता है, गैस पूछा जा रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट पूछा जाता तो C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन यह गैस पूछा जा रहा है। तो गैस के रूप में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है, और जो कि हमारे लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट आयोग के द्वारा। तो थोड़ा सा भी आप सेंसिबल तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ, यही भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे कौन सी गैस को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। क्या निर्माण करता है, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया के द्वारा हटाता है, अर्थात जो आर्टिफिशियल किडनी होता है, यानी आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। आपको मालूम है किडनी का क्या कार्य है, जो भी हमारे ब्लड में नाइट्रोजीनियस पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सब को निकालने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। किडनी यदि नहीं रहेगा तो वो जो यूरिया है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, यूरिया अमोनिया जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, काफ़ी टॉक्सिक होता है, विषैली पदार्थ है वो, यदि वो हमारे शरीर में रहेगा तो व्यक्ति तुरंत ही बीमार पड़ के उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए किडनी जो है लगातार फिल्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि यह कृत्रिम रूप से होता है तो इसे हम डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन में दिया है फनेलिंग, ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस और ट्रांसपोर्टेशन। डायलिसिस जो है इसे क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। ट्रांसफ्यूजन ब्लड का होता है जब दो अलग ब्लड, किसी को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया जाए जो मिसमैच हो, जैसे बी वाले को ए का ब्लड चढ़ा दिया गया हो, ठीक है, तो वह उसमें ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, जिसे रक्त आदान कहते हैं, वो अलग चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं जब एक जगह से दूसरे जगह पर किसी पदार्थ का किसी कैरियर के माध्यम से पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रक में कोई वस्तु पटना से या ये जगह से सीधा बी जगह तक जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। लेकिन डायलिसिस क्या है, या किडनी के माध्यम से होता है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। इसमें खून का जो भी नाइट्रोजीनियस पदार्थ होते हैं, इस कृत्रिम मशीन जो है यह इस प्रकार से होता है, फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। किडनी के तरह ही काम करता है, जो कि हमारे जो ब्लड में
वाटर होता है, नाइट्रोजनियस पदार्थ होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, सारी चीज़ को किडनी बहुत ही अच्छे से फिल्टर करता है। वही कार्य यह आर्टिफिशियल मशीन करता है। भले उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ अलग चीज़ होती है, आर्टिफिशियल चीज़ बिल्कुल अलग चीज़ होती है। हम नेचर का जो है कभी भी टक्कर नहीं कर सकते। फिर भी कुछ दिनों तक इसमें व्यक्ति को राहत मिलता है। जो भी व्यक्ति बीमार है, किडनी के रिलेटेड बीमारी उसको हुआ है, उसको कुछ सालों तक इससे राहत प्रदान होता है। तो इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्पाद को पहचानिए जो जैव ईंधन नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच इज नॉट बायोमास। तो सबसे पहले यहाँ आता है क्वेश्चन कि आप जैव ईंधन कहते हैं किसे? बायोमास जब तक आप नहीं जानेंगे कि बायोमास किसे कहा जाता है, इसका आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, लकड़ी, कोयला, जानवरों का मल और कृषि कचरा। तो आपको ऑप्शन में देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि सारे के सारे ऑप्शन तो लगभग एक जैसे हैं, तो नहीं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा बायोमास का डिफिनीशन जानते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा, जो नहीं है वो कोल नहीं है। क्यों नहीं है? तो बायोमास कहते हैं किसको? तो बायोमास इज ए मॉडर्न नेम ऑफ द एंशिएंट टेक्नोलॉजी। जो पुरानी जो पद्धति चलती आ रही है उसी का एक नेम है। और इसमें क्या होता है, प्लांट और एनिमल मटेरियल जो होता है उससे जो एनर्जी मिलता है उसे हम बायोमास कहते हैं। तो बायोमास में एक्चुअली वैसे एनर्जी आते हैं जो हमें जानवर से या फिर पेड़ पौधा से मिलता हो। कोयला आपको ना किसी जानवर से मिलता है, ना ही यह किसी पौधे या पेड़ का प्रोडक्ट है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जब लाखों करोड़ों वर्षों तक कोई पेड़ पौधा लगातार जमीन के अंदर दबा रह जाता है, तब जाके कोयला का निर्माण होता है। आप कोई भी जानवर से आप कोयला का निर्माण नहीं कर सकते, ना ही कोई पेड़ से आपको कोयला मिलता है। लेकिन आपको लकड़ी हो गया, एनिमल सीवेज वगैरह जो जानवरों का मल है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी पेड़ पौधों का ही वेस्ट है, तो ये सारे बायोमास कहलाएंगे। तो बायोमास कैसे कहा जाएगा? जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट हो उसे हम बायोमास के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर कोल हो जाएगा, जो कि बायोमास नहीं है या जैव ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल वह होते हैं जो ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल या दोज व्हिच कन्वर्ट, उसके बाद ब्लैंक्स है, एनर्जी इनटू। तो फोटोवोल्टिक में क्या होता है? यह सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रिसिटी को सनलाइट में, नहीं। फोटोवोल्टिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को सनलाइट में नहीं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी को हीट में, ये भी नहीं होगा। हीट को इलेक्ट्रिसिटी में, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सनलाइट को वह इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे आप यहाँ फिगर से देखिए, यहाँ पे सनलाइट पड़ता है, या जो होता है सोलर प्लेट है, इस पर सनलाइट आके पड़ता है। इसके अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है, इसमें एनर्जी का निर्माण होता है। और फाइनली यहाँ जो होता है, इसके माध्यम से ये बल्ब जलता है। पंखा चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो है सनलाइट है। ये क्या है? सनलाइट फाइनली यहाँ पे आया और इसका प्रोडक्ट फाइनली क्या हुआ? यह इलेक्ट्रिसिटी के रूप में निकला, जिससे बल्ब हुआ। तो यह किसको चेंज किया? फोटोवोल्टिक सेल जो है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया। और इसकी जो खोज है सबसे पहले 1839 में फ्रेंच के एक भौतिक शास्त्री थे, एडमोंड बकरेल, इसका नाम आप सुने होंगे, इन्होंने ही इसका खोज किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोवोल्टिक सेल अर्थात सोलर प्लेट का खोज किसने किया था? तो 1839 में जो है कौन किया था? एडमोंड बकरेल ने। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सोलर सेल को ही, फोटोवोल्टिक सेल को ही सोलर सेल कहा जाता है, सोलर सेल को ही फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। और यह एक प्रकार का डिवाइस है जो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। ठीक है। और इस इफेक्ट को फोटोवोल्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक सूर्य की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराता है। द प्रोडक्ट मेक्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। क्या यह सही है, गलत है? इनमें ना सही है ना गलत है। कभी कभी ए ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा के आप इस क्वेश्चन को इजीली, आपके पास यदि आप नहीं भी जानते हैं फिर भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेट करके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादक जो है सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा शेष परिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराता है। तो आप जानते हैं जो सन है यह अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे ये जो भी धरती पर जो भी एनर्जी का स्रोत है उसका जो शुरुआत होता है वो सन से ही होता है। सन नहीं होगा तो सारे एनर्जी ही खत्म हो जाएंगे। और ये कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है।
ये तीनों ऑप्शन आप खुद से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही। अब देखिए कैसे, ये सन हुआ, सन से सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस पौधे को, फूल पत्ती को एक कीट पतंग खाएगा, इस कीट पतंग को मेढक खाएगा। अर्थात ये पेड़ पौधे को एनर्जी किससे मिला? सन से मिला। और इस पेड़ पौधे से एनर्जी इस कीड़े मकोड़े को मिला। इस कीड़े मकोड़े को कौन खा लिया? ये चूहा खा लिया। ठीक है, चूहा खा लिया, फिर मेढक खा लिया। इस चूहे को एनर्जी मिल गई किससे? इस कीट से। अब इस चूहे को कौन खा जाएगा? सांप खाएगा। सांप को फिर बाज खाएगा, और बाज फिर क्या है, एक दिन मरेगा, और इसको सड़ने गड़ने के बाद ये पेड़ पौधे को फिर इनडायरेक्ट रूप से इसको पोषण, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो ये चक्र चलता रहा है। तो ये क्या है? यह चक्र चलता रहता है। लेकिन आप यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये यदि सन को गायब कर देंगे, यदि सन नहीं हो तो ये पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो उगेंगे नहीं। ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये कीड़े मकोड़े कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, तो ये कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे। ये नहीं रहेंगे तो ये चूहा भी कुछ नहीं खा पाएगा, तो ये भी मर जाएगा, इसको भी एनर्जी नहीं मिलेगा। ये चूहा नहीं रहेगा तो सांप को भी कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, सांप भी मर जाएगा। और ये नहीं रहेगा तो बाज भी कुछ नहीं खा पाएगा। तो एक भी चेन यदि गड़बड़ाता है तो सारे के सारे को एनर्जी नहीं मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ? सन हुआ। सन के द्वारा ही सभी को एनर्जी मिल पाता है। चूहा या मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्ट सन से कर सके। पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो आप क्या है, क्वेश्चन को फिर से देखिए। द प्रोडक्ट्स मेक्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ इकोसिस्टम। क्या सूर्य की रोशनी जो है शेष परिस्थिति तंत्र को ऊर्जा उपलब्ध कराता है? तो आप ही बताइए क्या सही है, गलत है, या एक भी नहीं, या कभी कभी उपलब्ध कराता है? नहीं, हमेशा करवाता है, और ये पूर्णतः सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल जब द्रव में डूब जाती है तो किसके कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ये पेंसिल व्हेन डिप्ड इन द लिक्विड सीम्स बेंड। आप देखते होंगे जब पानी में आप उंगली या पेंसिल या कोई भी चीज, सिक्का भी डाल दीजिए, रहता यहाँ दिखता है, यहाँ टेढ़ा, पेंसिल को डाल दीजिए तो वह टेढ़ा दिखता है इस टाइप का। तो वो क्यों दिखता है? इस पर इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से ये सब चीज को अपने वीडियो कोर्स में डिस्क्राइब किया हूँ। ये जो होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ऑप्शन में दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिवीजन ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे होगा? फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए पानी है, इसमें पेंसिल को डुबा दिए, ये पेंसिल एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन हमें ये मुड़ा हुआ दिखता है। तो वह क्यों होता है? रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जो कि स्नेल्स लॉ मैं आपको बताया हूँ कि उसके थ्रू, उसके कारण ही होता है। एक्चुअली हमें इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है पानी का और हवा का अलग अलग होता है, जिसके कारण इसका लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है और हमें यह टेढ़ा प्रतीत होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी सतह पर लाइट पड़ता है वो फिर से वापस चला जाता है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसे आई से सूचित करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे आर से सूचित करते हैं, और ये हमेशा आई इक्वल टू आर होता है। ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है? यस, बराबर होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये अंतर। डिवीजन ऑफ लाइट क्या हुआ? जब प्रकाश अलग अलग भागों में बढ़ जाता है तो वो डिवीजन ऑफ लाइट कहलाता है। और कलर ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे आप जानते हैं, जब किसी प्रिज्म से सनलाइट को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे विबज्योर कहते हैं। ठीक है, विबज्योर अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है प्रिज्म में। तो इसे हम प्रकाश का बंटना कहते हैं, डिवीजन ऑफ लाइट या फिर कलर ऑफ लाइट, जो भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप हमारे वीडियो कोर्स को भी जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पेंसिल जो है पानी में डूबने पर क्यों मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट है पुरुष नसबंदी की परिभाषा है। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को रोकता है, या क्या है? और दूसरा ऑप्शन है पुरुष वास पृथक कर उसको एक तरह से बांध या सील किया जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन था नसबंदी, जिसे महिला को फेलोपियन ट्यूब को बंद किया जाता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के उत्पादन को रोकता है। तो देखिए, आप यहाँ से
ऑप्शन को ही इलिमिनेट करके इजीली बना सकते थे। पहला बात, ये जो वेसेक्टोमी होता है, पुरुष नसबंदी होता है, वो पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। तो महिलाओं पर क्या इफेक्ट करेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, सी और डी होगा नहीं। उसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्ट मेल्स, क्या जो आप जानते हैं कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन होता है और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये होता है। तो ये नसबंदी करने से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का उत्पादन है उसे रोका नहीं जा सकता, वो तो हमेशा प्रोडक्ट रूप में निकल, लेकिन इसको रोका क्या जाता है? इसमें क्या होता है, जो मेल का होता है उसका वास उसको बांध के सील कर दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष वास पृथक कर उसको एक तरह से बांध या सील किया जाता है, इसको बांधा या सील किया जाता है। फिगर के माध्यम से समझे। ये देखिए, ये जो मेल का पेनिस हुआ और यहाँ पे टेस्टिकल से ये जो नली है जो जाता है जहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है, ये यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है और इस नली के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से फाइनली बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बनता रहेगा, लेकिन ये क्या करता है, इस नली को ही काट के ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे डॉक्टर जो है इसे वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। ये जो नली है, ये नली देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से देखिए, ये नली को क्या करता है, कट कर दिया जाता है और इसे ब्लॉक कर दिया जाता है दोनों तरफ से, तो इसे ही वेसेक्टोमी कहते हैं। तो इसमें क्या जाता है, ये जो स्पर्म तो बनता है लेकिन ये पेनिस के माध्यम से निकल नहीं पाता है और इसे ही हम पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार महिलाओं में होता है, महिलाओं में भी होता है, उसे हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसमें भी क्या होता है, ये देख रहे हैं गर्भाशय और के बीच में, इसमें भी कट करके इसे चीरा लगाया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि वह उसका जो ओवम होता है उसका निर्माण और स्पर्म का जो होता है कॉम्बिनेशन नहीं हो पाए और बच्चे का जो गर्भ ठहरता है वो नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन के पास पीछे का दृश्य दर्पण प्रयुक्त दर्पण है। द मिरर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वाहन होता है, जो भी व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, उसका जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? कन्वेक्स, कनकेव, ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण, अवतल उत्तल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। आप यहाँ देखिए अलग अलग यूज है, जैसे सबसे पहले अलग अलग प्रकार के मिरर होते हैं, जैसे कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है जो कि लाइट को डाइवर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है ये लाइट को एक जगह जमा करता है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? लाइट को अलग अलग इसे डाइवर्ज कर देता है। ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। ये मिरर के अलग अलग प्रकार हुए। सबका यूज क्या है? प्लेन मिरर क्या होता है? इसको मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कन्वेक्स मिरर का यूज क्या करते हैं? यह कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। यह इमेज का फॉर्म करता है और एक बड़े इसका मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है। कन्वेक्स लेंस जो है इसका डेंटिस्ट लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये भी पूछा गया है कि दंत चिकित्सक लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। कनकेव मिरर जो है यह हमेशा उल्टा और बड़ा इमेज बनाता है। कौन? कनकेव मिरर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज का बनाता है। कनकेव लेंस जो है यह जो है सीधा होता है और सेम आकार का इमेज बनाता है। और ये जो इमेज होता है कभी कभी सीधा तो होता है लेकिन साइज में भी छोटा होता है। तो ये अलग अलग प्रयोग होता है। तो इसका हम यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि वाहन के पीछे जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। लेकिन हेडलाइट जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ी का जो आगे की ओर जो ये जो लाइट होता है जहाँ ड्राइवर बैठता है और आगे देखता है वो अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर होता है। क्या होता है? कनकेव मिरर होता है। लेकिन गाड़ी में जो बाइक में आप शीशा देखते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को चुनें। सेलेक्ट द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बेसिक बिहेवियर। ऑप्शन में है वाटर एसिडिक एसीएल या एसीएल एसिटिक वाटर, एसिटिक एसीएल वाटर, एसीएल वाटर एसिटिक एसिड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा पीएच का वैल्यू। आपको मालूम है कि यदि किसी द्रव का पीएच मान 7 के बराबर होता है तो वह क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। 7 से ज्यादा होता है तो अल्कलाइन होता है। क्या होता है? अल्कलाइन होता है। और 7 से नीचे कम होता है तो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। आप इसे फिगर, तो इसके आधार पर आप खुद देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसीएल एसिटिक एसिड वाटर। क्योंकि एसीएल का जो पीएच मान होता है, आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए,
डाटा इसको आप ध्यान में रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। कुछ डाटा जो है स्टैटिक टाइप के, उसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 1 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.2 होता है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में जो जूस बनता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। जो रेन वाटर है उसका वो अभी एसिडिक होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 6.2 होता है। और एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह होते हैं, जिससे वह अभिक्रिया करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बोनिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि अम्ल का भी निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण वो एसिडिक हो जाता है। इसके अलावा लेमन का जो पीएच मान होता है 2.3 होता है, मिल्क का 6.5 होता है, विनेगर जो एसिटिक एसिड है इसका देख रहे हैं 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। प्योर वाटर का पीएच मान 7 है। सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं कोको कोला वगैरह, उसका पीएच मान क्या होता है, 3 होता है। एप्पल का पीएच मान जो होता है 3.1 होता है, इसके कारण ही यह थोड़ा खट्टा लगता है खाने में। सी वाटर जो समुद्री जल है यह क्षारीय प्रकृति का होता है और यह 8.5 इसका पीएच मान होता है। तो यदि किसी का पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 को बीच में रखिए, 7 से कम है तो वह एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो वह अल्कलाइन होगा, और 7 के बराबर है तो वह न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं HCl का कितना होता है, HCl का 1 होता है, और एसिटिक एसिड का कितना होता है, 2.8 होता है, और पानी का कितना होता है, 7 होता है। तो सेलेक्ट द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बेसिक। यहाँ क्या पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही पूछता, तो ये पहले पानी आता है, फिर एसिडिक आता है, फिर एसिल आता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कभी कभी क्या होता है, आप जानते हुए कि आंसर को गलत कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ध्यान नहीं देंगे तो ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर भी है, एसिटिक एसिड भी, HCl, इसको भी आप टिक करके निकल सकते हैं। तो इस चीज पर, शब्दों के खेल पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समांतर में संयोजित होते हैं तो उपकरणों के बीच का, यहाँ ब्लैंक स्थान है, कोई विभाजन नहीं होता। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इज नो डिवीजन ऑफ अमंग द। आपको पहले सीरीज जो है, सीरीज नंबर 3 या 4 में आपको पैरेलल और सीरीज का बहुत ही विस्तार से बताया, वो सीरीज को भी आप अच्छे से देखें। ठीक है, तो आंसर में यहाँ इसका क्या हो जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्या है, टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज। कैसे, वो देखिए। मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और करंट हमेशा सेम होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चार्ट को। सीरीज में यदि किसी चीज को जोड़ा जाता है, जैसे आप जो दिवाली का लाइट होता है या फिर क्रिसमस लाइट होता है, शादी विवाह में जो सजाने के लिए लाइट का प्रयोग होता है, वो हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है। लेकिन घर में जो आप पंखे बल्ब वगैरह का उपयोग करते हैं वो पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट हमेशा सभी में सेम होगा। जितना मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लगा है और यहाँ एक बल्ब लगा है, तो दोनों जगह करंट सेम होगा, इसमें भी इसमें भी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है करंट का। तो सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा लेकिन पैरेलल में सेम रहेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल में जब डिवाइड होगा, ठीक है, तो डिवीजन, किसका डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ अमंग द एप्लियंस। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, वोल्टेज का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, सीरीज में सेम होता है लेकिन पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्या, वोल्टेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक बार और पूछा जाता है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, तो R1 + R2 + R3 होता है। लेकिन यदि पैरेलल में पूछा जाए तो यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 4-5 रहेंगे तो R4 R5, इसी तरह n तक आप जा सकते हैं। ये तीनों चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। करंट जो होता है सीरीज में हमेशा सेम होता है, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज जो होता है पैरेलल में डिवाइड हो जाता है और सीरीज में सेम रहता है। और इसका फार्मूला ये जरूर ध्यान में रखें। खासकर ये RRB NTPC वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे 2 बिन आकार के अंग होते हैं जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन गुर्दे लगभग 120 से 50 कार्क खून का फिल्टर करते हैं। उनमें से 1 से 2 कार्क मूत्र का निर्माण करते हैं जिसमें कचरा, अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं। फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस फिल्ट्रेशन इकाई को, अर्थात किडनी के फिल्ट्रेशन को इकाई को, मैं जब किडनी पढ़ा रहा था तो इसको फिगर के माध्यम से बहुत ही डिटेल्स में मैं बताया हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे ऑप्शन में, यूरेटर तो कहते नहीं, मूत्रवाहिनी नहीं होता, यूरेथ्रा भी नहीं होता, न्यूरॉन्स जो है
हमारा तंत्रिका तंत्र का इकाई है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन्स। तो इसे आप टिक करेंगे नेफ्रॉन्स को। आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, ये किडनी के अंतर्गत में ये जो संरचना पाया जाता है यह नेफ्रॉन्स का है। इसी में ही बोमेस कैप्सूल्स पाया जाता है। ये भी पूछा गया बोमेस कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो वो किडनी में ही पाया जाता है। और इस प्रकार से होता है, और यह दिन भर में लगभग 150 से लेकर 180 लीटर तक का फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। ठीक है, और यह इसका कार्य क्या है कि यह जो वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा दिलाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड में जो है सभी का जो वॉल्यूम है उसको बैलेंस करने में सहायक होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है, ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है, और यह विटामिन डी का भी निर्माण करता है। कौन, किडनी। ठीक है, ये सारे इसके कार्य हुए। और आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किडनी का जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन्स। तंत्र का इकाई होता है न्यूरॉन्स। ये दोनों चीज के डिफरेंस को आप ध्यान में रखेंगे। और फेफड़ा का इकाई पूछा जाए तो वो कुपिका होता है। क्या होता है, कुपिका होता है, जिसे अलवलाय कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कण दूसरे कण को आसानी से आकर्षित करता है। इन दो कणों के बीच आकर्षण कण उन कणों की संहतियों की गुणनफल या समानुपाती तथा उनके बीच का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स इन यूनिवर्स। आप जानते हैं यूनिवर्स में एक पार्टिकल हमेशा दूसरे को, जिसमें भी मास है, दूसरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, यूजिंग ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। अब इसको यह जो नियम है क्या है, ये जो नियम है न्यूटन ने दिया था, और इसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ गति का नियम भी वही है। ये तीनों एक ही है, तो ये तो तीनों होंगे नहीं। ये ऑप्शन नंबर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये जो स्टेटमेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसे समझिए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया क्या कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स इन यूनिवर्स। मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स है। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसके बीच का दूरी d है। क्या है, डिस्टेंस जो है वो d है, इसे d से सूचित करेंगे। तो इसका क्या होगा, ये हमेशा जो है एक दूसरे का, इनके मास का गुणनफल होगा, अर्थात m1 इंटू m2, और इसके दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, रेसिप्रोकल होगा, अर्थात d स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा। आप जानते हैं जब बराबर का साइन हटता है तो एक सार्वत्रिक नियतांक लगता है, जिसे हम यहाँ g कहेंगे। और g का वैल्यू भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो ये g का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे जरूर, इस वैल्यू को बहुत बार पूछा गया है। और ये फार्मूला को भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो कहलाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। और ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब संयोजकर्ता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से, यहाँ ब्लैंक है, क्या होता है, बढ़ता है घटता है, उसके बारे में पूछा है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब संयोजकर्ता जो है कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से क्या होता है, बढ़ता है घटता है बराबर रहता है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई गुना हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है। कैसे, आपको मैं पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ा रहा था अपने वीडियो लेक्चर में, वहाँ आप जरूर इस चीज़ को गौर किए होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं जब आप लेफ्ट से राइट जाते, जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियड की संख्या कितनी है, पीरियड की संख्या 7 है, और ग्रुप की संख्या 18 है। सारे को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था, आप ध्यान करें। तो पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7, ग्रुप की संख्या 18 होता है। पीरियड क्या होता है, ये हमेशा ये जो आप नीचे देखते हैं वो पीरियड होता है, और ग्रुप में जो होता है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जब आप हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमेशा वो जो है इलेक्ट्रॉन शेल जो होता है सेम होता है, लेकिन जब हमेशा नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज करता है 1 से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वह हमेशा घटता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेकिन अब ऊपर से नीचे आएंगे तो वह घटेगा। ठीक है, अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है
ये तीनों जो है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, लेफ्ट से राइट क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अप टू डाउन जब जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो वह घटेगा। उसी प्रकार कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो घटता है, कैरेक्टर नॉन मेटेलिक का बढ़ता है। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल जो बार बार पूछे जाते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक पत्ते के अनुप्रस्थ काट में दिखता है कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं, कोशिकाओं का हिस्सा होता है, इसको कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पत्ते आप देखते हैं, जैसे पत्ते को आप फिगर के माध्यम से आगे मैं बताता हूं, तो ऑप्शन में दिया जाइलम, फ्लोएम, क्यूटिकल्स और क्लोरोप्लास्ट। तो इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। जो हरे पदार्थ होते हैं, क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। अब फिगर से देखिए, ये पत्ता हुआ, इसमें छेद छेद जो होता है आप देखते हैं, तो ये जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये पत्ते का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसके भी 3 लेयर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो होता है ये पाया जाता है, और उसी में एक ल्यूमेन और ग्रेना होता है। आपसे यदि डीप में जाकर क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में किस भाग में होता है, ग्रेना या ल्यूमेन में, तो आपको आप ध्यान में रखेंगे क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, और इसके कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये ट्रेकिया थायलाइड जिसको कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोप्लास्ट। अब आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में ध्यान दीजिए। जाइलम और फ्लोएम 2 उत्तक हैं जो कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। जाइलम क्या करता है? ये हमेशा वन वे होता है, इसमें एक ही तरफ को जाने का रास्ता होता है, और इसका कार्य क्या है? हमेशा वाटर और मिनरल्स को पेड़ जड़ों के माध्यम से यह धरती से अवशोषित करेगा और पेड़ पौधों के उच्चतम भाग तक, अलग अलग स्थान पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, और इसके नो इंड वाल्स बिटवीन सेल्स, इसके सेल्स के बीच में कोई भी वाल्स नहीं होता है, और इसके ये गुण है। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम वेसल से होता है, यह क्या होता है? यह वाटर और ये 2 वे होता है, ये 1 वे था, और इसमें दोनों तरफ से आने जाने का दोनों रास्ता होता है। किसमें? फ्लोएम में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सिर्फ 1 वे होता है, कौन डबल वे होता है? ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो डबल वे होता है, ये जाने का भी रास्ता होता है, आने का भी होता है। जाते टाइम क्या करता है? ये वाटर और फ्रूट्स को आप जानते हैं, पेड़ पौधों को वहां ऊपर खाना बनाता है, और ऊपर से लेकर नीचे तक यह पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें सेल के बीच में इंड वाल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा 2 वे फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 वे फ्लोस होता है इसमें फ्लोएम में, जबकि जाइलम में एक ही वे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में उसका जो छोटे छोटे पाए जाते हैं जिसमें खाना बनता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दों की प्रारंभिक निस्पंदन लगभग लीटर प्रतिदिन होता है। इन एन हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेशन इन किडनी इज अबाउट, अर्थात डेली जो है कितने लीटर का होता है? पहले ही अभी बताया क्वेश्चन में कि प्रत्येक दिन जो है लगभग 180 लीटर खून का फिल्ट्रेशन होता है। 150 से 80 ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ नॉर्मल पर्सन का बात किया जा रहा है। ठीक है, जनरली आपको ये जो है ध्यान में रखना है, 180 लीटर जनरली नॉर्मल जो है एक इंसान के जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें लगभग 180 लीटर खून का फिल्ट्रेशन पर डे होता है। समझिए एक छोटा सा किडनी कितना वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा आर पर्यावरण संरक्षण के लिए आर से नहीं है? मतलब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 आर्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। जानते हैं गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए 3R फॉर्मूला दिया है, 3R। ठीक है, इन तीनों आर का अलग अलग मतलब है। ऑप्शन में रिड्यूस है, रिसाइकल, रिमोल्ड है, रियूज है। तो इनमें से कौन सा है जो इस आर का मतलब नहीं है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का? तो इसका आंसर जो है रिमोल्ड नहीं है, जबकि रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमोल्ड। जैसे आप देखिए कि इन्होंने जो दिया था, इस आप जानते हैं कि लगभग 30% से ज़्यादा वेस्ट जो होता है पैकेजिंग मटेरियल से होता है, और ये कहा जाता है, ये अब नहीं मालूम आपको। उसी पर 85% जो गार्बेज होता है उसको डंप में भेजा जाता है, लैंडफिल में किया जाता है, जो कि भी धरती के सॉइल के लिए हानिकारक होता है, और यह लगभग इसको गलने सड़ने में लगभग 100 से 400 साल तक का समय लगता है। तो समझिए उतने दिनों में पृथ्वी जो सॉइल है वो कितना खतरनाक हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा।
तो इसीलिए सरकार ने 3 आर का फॉर्मूला दिया, 3R का, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अर्थात आप जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अर्थात कम कर सकते हैं। या फिर कोई प्लास्टिक है, जैसे आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी प्लास्टिक तो तुरंत खराब होने वाली चीज़ नहीं है, उसी प्लास्टिक को फिर से आप लेते जाए, उसी प्लास्टिक में लेकर आए, अर्थात रीयूज हो गया। रिसाइकल भी कर सकते हैं, जैसे पानी वगैरह बोतल का आजकल रिसाइकल किया जा रहा है, फिर से उसको भेजा जाता है, उसमें फिर से पानी का पैकेजिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके हम अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति विषाणु औषधियों के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली एक वर्ग है। एंटीवायरल ड्रग्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड स्पेशली फॉर ट्रीटिंग। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो एंटीवायरल जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है जीवाणुविक संक्रमण, विषाणु संक्रमण, शैवालयुक्त संक्रमण, कवकीय संक्रमण। तो नाम से स्पष्ट, जब एंटीवायरल है तो ये वायरल इन्फेक्शन को कम करेगा। एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को करता है, एंटी फंगल इन्फेक्शन को कम करता है। ठीक है, तो अलग अलग सबके कार्य हैं। जैसे आपका वायरल इन्फेक्शन में टॉन्सिल में जैसे दर्द हो स्टार्ट होता है, कफ वगैरह होता है, फ्लू होता है, मीजल्स हो गया, टिटेनस, वार्स, ये सारे जो है वायरल इन्फेक्शन है। तो इसको आप हर्ब से आप जो है इसका एंटीवायरल जो है, जैसे पर्पल कॉर्नफ्लावर जो है टॉन्सिल वगैरह का एंटीवायरल के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है अलग अलग रोग होते हैं, जैसे स्टोमक में अल्सर हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, ये सारे जो भी रोग होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं। फंगल में भी अलग अलग रोग होते हैं। तो जो फंगल का से रोग होता है उसके लिए एंटी फंगल का निर्माण किया जाता है, उसको करने के लिए। वायरल के लिए एंटीवायरल, ठीक है, और बैक्टीरिया से जो भी वायरल होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक बनाया जाता है उस रोग से निजात पाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वायरल इन्फेक्शन को कौन दूर करता है? एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स ही वायरल इन्फेक्शन को दूर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लेंस की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसके पहले सीरीज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेंस की शक्ति को हम किस में इसको परिभाषित करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लेंस फोकस, इक्वल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ये भी नहीं होगा। मल्टीपल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ये भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ इट्स फोकल लेंथ, सिर्फ इलिमिनेट करके आप इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जैसे आप इसको देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या कहलाता है? द पावर ऑफ लेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसका परिभाषा ही यही है, अर्थात इसे पी से सूचित किया जाता है और यह होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मान लीजिए किसी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1.05 मीटर एक, ठीक है। और इसको आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 2, अर्थात इसका जो शक्ति होगा, पावर होगा, वो 2 डायोप्टर होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का जो डायोप्टर पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये 20 क्वेश्चन में आपका लगभग 100+ क्वेश्चन को मैंने आसानी से कवर किया है और यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका आप PDF चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, एवं PDF जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड करें, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ आप इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या संपर्क करके कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। यदि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कहीं कुछ कमी लग रही होगी उसके बारे में भी बताएं ताकि मैं आगे के सीरीज में उसको जोड़ पाऊँ, सुधार कर सकूँ। थैंक यू।